कहा जाता है कि मुसीबत अकेले नहीं आती। आम तौर पर ये बात ये जो मुहावरा है वो इंसानों के संदर्भ में इस्तेमाल किया जाता है, पर अब ऐसा लगता है कि देशों के साथ भी ये मुहावरा उतना ही सच है। एक ऐसे वक्त में जबकि देश और देश के नागरिक एक वैश्विक महामारी का सामना कर रहे हैं और राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ढेर सारी नए नए किस्म की चुनौतियां हमारे सामने रोज आ रही हैं। सत्ता प्रतिष्ठान के सामने अपने नागरिकों को इस बीमारी से बचाने और इसके साथ साथ इकोनॉमी जो इससे प्रभावित हुई है उसमें रफ्तार लाने से लेकर इस रोग के अनियंत्रित प्रसार को काबू में करने जैसे बहुत सारे ढेर सारे चैलेंजेस हैं। और इस शायद इतने चैलेंज जैसे काफ़ी ना हो, इस बीच में हमने अपनी देश की सीमाओं के बाहर भी कई तरह के नए चैलेंजेस देखे हैं। चीन लगातार पैगोंग झील के आसपास के क्षेत्र में और गलवान घाटी के क्षेत्र में अपने असर्टिव मूवमेंट्स के चलते, अपनी आक्रामक कार्रवाइयों के चलते हमारे लिए चुनौतियां प्रस्तुत कर रहा है। और एक हमको, जैसा कि उसकी पॉलिसी रही है, पॉलिसी ऑफ कंटेनमेंट एंड इंगेजमेंट, कि अपने विरोधी को किसी तरह से उलझाए रखना, उसको किसी तरह के रणनीतिक सक्रियता में व्यस्त रखना और इस रिस्पांस को रीड करना ताकि भविष्य की अपनी रणनीतियों में इसको इस्तेमाल किया जा सके। ये खेल उसने अचानक इस दौर में शुरू कर दिया है, जो कि सामान्यतः एक कोई बहुत अच्छे तरह का स्टेट्समैनशिप तो नहीं कही जाएगी। और इसी बीच में हमने 8 मई से एक दूसरे तरह का डायमेंशन अपनी नेपाल सीमा पर भी देखा है, जहां पर हम अचानक एक अप्रिय विवाद देख रहे हैं, जिसमें कि वर्षों से हमारे बहुत ही प्रगाढ़ और आत्मीय रिश्तों वाले एक देश में नौबत यहाँ तक पहुँच गई है कि वहाँ की संसद ने एक नए तरह का संशोधित मानचित्र पेश किया है और उस मानचित्र में भारत के कुछ हिस्से नेपाल के भूभाग में, नेपाल के अधिकार में दिखाए गए हैं। इन सारी चीज़ों को सिर्फ घटनाओं के तौर पर देखना ठीक नहीं होगा और इसको समझने की ज़रूरत है कि आखिरकार एक टफ टाइम में इस तरीके की चीज़ें क्यों हो रही हैं। इसका सिरा केवल इन 2 देशों तक ही नहीं जुड़ता है, बल्कि एक विश्व स्तर पर हो रहे बदलावों और वैश्विक समीकरण जिस तरह से बनते बिगड़ते जा रहे हैं, उसमें हमारी भूमिका जिस तरह से बढ़ रही है, इन सबके परिप्रेक्ष्य में इन सारी चीज़ों को देखने और समझने की ज़रूरत है और तभी शायद हम किसी ठीक ठाक निष्कर्ष तक पहुंच पाएंगे। हम सभी जानते हैं कि कोविड-19 के बाद चीन एक नए तरह के अंतर्राष्ट्रीय दबाव का सामना कर रहा है। पहले भी चीन की ख्याति एक अविश्वसनीय देश के रूप में रही है, चाहे उसके लड़ने के तौर तरीके रहे हों, चाहे उसके डिप्लोमेटिक एक्सरसाइजेस के तौर तरीके हों। बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल और अनप्रोफेशनल किस्म की कवायदों में वो उलझा रहता है और इसीलिए जब वो अपनी अर्थव्यवस्था के बूते, एक बहुत सक्षम अर्थव्यवस्था के बूते नए सिरे से दुनिया का बादशाह बनने की कोशिश कर रहा था, तो भी अपनी सिर्फ इन्हीं गड़बड़ियों के चलते, ख़ासतौर पर कोविड में जिस तरह से उसका रोल था और जिस तरह से पूरी दुनिया के कहने के बावजूद उसने अपनी प्रयोगशालाओं को परीक्षण के लिए, पर्यवेक्षण के लिए नहीं खोला, जिस तरह से उसने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जैसी संस्थाओं को इस्तेमाल किया अपने पक्ष में, इन सब से उसके खिलाफ दुनिया में एक माहौल बना है। इसके अलावा ट्रंप प्रशासन के साथ उसके जो बिगड़े आर्थिक रिश्ते हैं, इसकी वजह से वहाँ पर एक आर्थिक तनाव जैसी भी स्थिति है, कंफर्टेबल पोजीशन में नहीं है चाइना। ये सारी चीज़ें उसके गणित को प्रभावित करने वाली चीज़ें रही हैं और जब भी ऐसा होता है तो ये हम लोग इंटरनेशनल रिलेशन में पहले भी ये देखते रहे हैं और इसको व्यक्तिगत तौर पर भी समझा जा सकता है कि अगर व्यक्ति कहीं एक जगह प्रभावित हो रहा होता है तो वो दूसरे तरफ अपने आप को एक कंपनसेटरी बिहेवियर के चलते पोर्ट्रे करता है कि वो बहुत ही कॉन्फिडेंट है, बहुत ही आक्रामक है, उस पर किसी तरह का कोई असर नहीं पड़ रहा है। देशों के बारे में भी ये उतना ही सच है। चीन की जो हालिया कवायद है, ये सब डाइवर्जेंट टैक्टिक्स का हिस्सा है। हाँ, ये ज़रूर है कि पहले की तरह उसने ये सारा सिलसिला भी अपने एक बहुत ही आजमाए हुए फार्मूले के तहत किया है, नैरेटिव बिल्डअप करने का और नैरेटिव चेंज करने का। वो कोई भी बात सीधे सपाट ढंग से कहने की बजाय
उसको एक लंबे सिलसिले की तरफ ले जाता है। जैसे उसने शुरू में कहा कि साउथ चाइना सी उसका है, उस इलाके के बहुत सारे देशों ने जब इस पर ऑब्जेक्ट किया तो वो चुप हो गया। फिर कुछ दिन बाद उसने वहाँ पर कुछ कृत्रिम द्वीप बनाने शुरू किए, फिर रिएक्शन हो गया, फिर चुप हो गया। अभी पिछले दिनों उसने वहाँ पर नए एडमिनिस्ट्रेटिव जोन्स बनाने की घोषणा की, फिर रिएक्शन हुआ, फिर चुप हो गया। लेकिन वो अपना नैरेटिव बिल्डअप करता रहता है और इसके पीछे उसकी दीर्घकालीन रणनीति होती है। वो ये देखना चाहता है कि आप कैसा रिएक्ट करते हैं, आपका रिस्पांस कैसा होता है, आपकी मदद के लिए कौन से देश आते हैं, आपकी ताकत क्या है, और वो इन सारे इनपुट्स का इस्तेमाल अपनी भविष्य की रणनीति के लिए करता है। जो हम लोग चीन की सीमा पर देख रहे हैं वो, हालांकि टीवी चैनल और सोशल मीडिया में कई बार ऐसा लगता है कि हम लोग किसी जंग की तरफ बढ़ रहे हैं, पर निजी तौर पर मुझे ऐसा नहीं लगता। और मुझे लगता है कि ये ज़्यादा इस चीज़ को बातचीत के जरिए हम लोगों को सुलझाने की ज़रूरत है। ये हम लोगों के लिए भी और चीन दोनों के लिए और विश्व शांति के लिए भी उचित है। ये एक डिप्लोमेटिक मामला है। हमने चीन के साथ अपनी सीमाएं काफ़ी हद तक हम लोगों ने उसको ठीक किया है, और जो कुछ विवाद के बिंदु हैं ये हम लोगों को ज़रूर समझने की ज़रूरत है कि चीन का ये पॉस्चर क्यों है, किसी भी मुल्क का पॉस्चर ऐसा क्यों है। हम लोग 370 धारा 370 अनुच्छेद 370 को हटाए जाने की जब चर्चा करते हैं तो उसको कश्मीर तक सीमित करके देखते हैं, लेकिन इस एक परिवर्तन ने बहुत और ऐसे परिवर्तन किए हैं, जैसे लद्दाख का यूनियन टेरिटरी बन जाना, और इसके चलते चीन एक असुविधा महसूस करता है। वो अपने तिब्बत के क्षेत्र पर भारत की ज़्यादा मजबूत ग्रिप, भारत का वहाँ से ज़्यादा पर्यवेक्षण अब महसूस करता है। पहले उसको JNK एक ट्रबल जोन लगता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। तो यूनियन टेरिटरी बनने के बाद, और ख़ास तौर पर लद्दाख के यूनियन टेरिटरी बनने के बाद भी एक अनकंफर्टेबल पोजीशन में चाइना आया। इन सारी चीज़ों को अगर हम लोग सिलसिलेवार ढंग से देखें तो उसकी ये एक्टिविटीज़ हमको समझ में आती हैं। जहाँ तक नेपाल का प्रश्न है, वहाँ पर भी इस पॉस्चर को समझने की ज़रूरत है कि आखिर उसने ऐसी आक्रामक भंगिमाएं क्यों बना ली हैं। और कई बार तो बहुत आश्चर्य होता है, क्योंकि किसी भी देश के प्रधानमंत्री के अगर बयान को हम इस रूप में देखें, जैसा प्रधानमंत्री KP ओली ने कहा कि ये इंडियन वायरस इज़ मोर फेटल दैन चाइनीज़ और इटालियन वायरस, ये किसी राजनेता की भाषा नहीं है। या जो उन्होंने कहा कि हमको देखना है कि सीमा में जयते या सत्यमेव जयते में से भारत किस चीज़ का पालन करता है, ये कोई स्टेट्समैन की भाषा नहीं है। और जब हम इसको एनालाइज करते हैं तो एकदम साफ समझ में आता है कि उनकी कोई बेचैनी है। उनकी बेचैनी वहाँ की आंतरिक स्थितियों पर है। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी के भीतर की फूट जैसी स्थितियाँ बन गई हैं। प्रचंड वर्सेस ओली, अब ये कोई एक ऐसा मामला नहीं है जो किसी से छिपा ना हो, और किस तरह से ओली ने अपनी मौजूदगी और अपनी प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए चीन की मदद ली है। हाँ, लोग ये सवाल पूछते हैं और लोगों के मन में ये जिज्ञासा होती है कि आखिरकार अगर ओली ने इस तरह का कोई मूव संसद में किया तो आखिर क्यों दूसरे विपक्षी दल इसके खिलाफ नहीं खड़े हुए, क्यों इसके पक्ष में वोट कर रहे हैं। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि राष्ट्रवाद एक ऐसा मुद्दा है जो कि बहुत खतरनाक तलवार है, दुधारी तलवार है, और चाहे देश छोटा हो या बड़ा हो, राष्ट्रवाद एक ऐसा मुद्दा है जो न सिर्फ देश को एक स्टैंड लेने पर मजबूर करता है, बल्कि विपक्षियों को भी उस स्टैंड को सपोर्ट करने के लिए बाध्य करता है। तो ये एक ट्रैप है जो उन्होंने अपने सरकार के आखिरी दिनों में, जबकि चला चली की बेला है और भ्रष्टाचार के बहुत सारे आरोप, अकर्मण्यता के बहुत सारे आरोप उन पर लग रहे हैं, इस बीच में उन्होंने एक ऐसा ट्रैप किया है जिसके चलते इस पर सभी विपक्षी दलों को उनके साथ सामने आना पड़ा है। तो ये हम लोग अपने दो सीमाओं पर इस तरह की जो स्थितियां देख रहे हैं, उसमें दो बातें बहुत ध्यान से समझने की ज़रूरत है। ये किसी तरह का कोई मिलिट्री थ्रेट नहीं है। इससे हम लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि यहाँ पर ज़्यादा हम लोगों को डिप्लोमेटिक एक्सरसाइज पर डिपेंड करना है, न कि एग्रेसिव और मिलिट्री रिस्पॉन्ड करना है। हम इन दोनों देशों को, जैसा कि वो दोनों देश सिग्नल भी देते हैं कि हम इस चीज़ को बातचीत के जरिए सुलझाएंगे। नेपाल के केस में ख़ास तौर पर हमारी कुछ कमजोरियां रही हैं। 1981 में दोनों देशों ने तय किया था कि वो अपने बॉर्डर के मामले रिजॉल्व करेंगे, और 2017 तक हमने 98% बॉर्डर इशू रिजॉल्व कर लिए हैं।
लेकिन हम 2% को आखिरकार क्यों सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं? 2000 में गिरिजा प्रसाद कोइराला जो वहाँ के बड़े नेता थे वो भारत दौरे पर आए थे। 2007 में सुशील कोइराला भारत दौरे पर आए थे। प्रधानमंत्री 2015 में खुद गए थे और इन सारे मौक़ों पर हमने कमिट किया है कि हम नेपाल के साथ जो सीमा विवाद है उसको उच्च स्तरीय बातचीत के जरिए हम समाधान करेंगे। लेकिन ये हमारे तरफ से एक थोड़ा सा चूक है कि हमने इस चीज़ को बहुत ठीक ढंग से नहीं किया है और हम लोगों को प्रायोरिटी पर, क्योंकि ये एक ऐसा देश है जिसकी सीमाओं को हम लोगों को एक निश्चिंततापूर्ण वातावरण में रहने देना है। तो इस समय में जबकि दुनिया भर में और देश के भीतर भी हम बहुत सारी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, दो बातें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। एक तो ये है कि हमको अपनी सीमाओं पर एक संयम, मर्यादा और डिप्लोमेटिक एक्सरसाइज पर केंद्रित मैनोवरिंग करनी है। ये समय का भी तकाजा है और ज़रूरत भी है। और दूसरी बात ये कि अगर देश के किसी हिस्से में, चाहे वो समाचार माध्यमों के किसी हिस्से द्वारा या किसी और तरीके से अगर कोई उकसावे वाली बात कही जाती है या कोई इस तरह का पोर्ट्रे किया जाता है सीन कि हम लोग बहुत ख़राब स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं, तो इसको भी समझने की ज़रूरत है, समझाने की ज़रूरत है और शांत रखने की ज़रूरत है। ये विवाद उतने भी बड़े नहीं हैं जितने बड़े बताए जा रहे हैं।